Hello, friends. Welcome to my channel. Here we are with section 144 of Civil Procedure Code. Section 144 हमें बताता है about restitution. तो आज जो हमारा टॉपिक हम करने वाले हैं वो है restitution से रिलेटेड. आपने सुना होगा जब हम सिविल प्रोसीजर कोड करते हैं तो एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन डालनी पड़ती है. अब आज इसी टर्म को देखते हैं कि ये क्या होती है. देखिए, जब आपकी कोई चीज छीन ली जाती है, जो आपकी बिलोंगिंग्स हैं और उनको कोई और ले ले, या ऐसी कोई चीज जो आपकी खो जाती है, राइट, या आपको वहां से बेदखल कर दिया जाता है, तो उस चीज को लौटाना या वापस आपको मिल जाना, उसको रेस्टिट्यूशन कहते हैं. ओके, मतलब वो चीज वापस से आपके पास आ गई, मतलब दैट इज रेस्टिट्यूटेड टू यू. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एग्जाम्पल. सीपीसी में क्या है, सपोज कीजिए वन पर्सन इज ए एंड अदर इज द बी, राइट. ए और बी है, इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी. कोई प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड, राइट. अब जो प्रॉपर्टी है दैट प्रॉपर्टी इज इन ए पोजेशन, वो ए की पोजेशन में है. अब क्या होता है, डिक्री आती है एंड डिक्री कम्स इन द फेवर ऑफ बी. बी की फेवर में आ जाती है, किस चीज की, कि जो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये किसकी है, बी की है, या बी को ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए. बट ए ने अपील कर दी है वापिस से, इस डिक्री के खिलाफ हमने लास्ट की है, लास्ट सेशन में, यू कैन गो थ्रू दैट. हमने क्या किया, अपील कर दी, और डिक्री के फेवर में, अब डिक्री क्या हुई, जो लास्ट बी के फेवर में आई थी, अब वो किसके फेवर में आ गई है, ए के फेवर में आ गई. एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, जो ऑलरेडी डिक्री बी के फेवर में थी वो अब किसके फेवर में आ गई है, वापस से ए के फेवर में. तो अब ए क्या करेगा, व्हाट नाउ ए विल डू, दैट वी विल सी इन दिस टॉपिक, राइट. तो अब क्या करेगा, ए जाएगा कोर्ट में, वहां पर क्या करेगा, ही विल गो फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस के पास, और जाके अपनी एप्लीकेशन दी, डिक्री की, किस चीज की, डिक्री मेरे फेवर में है, ये वहां पर वो एप्लीकेशन देगा, और प्रॉपर्टी मुझे मिलनी चाहिए. अब कोर्ट क्या करेगी, नाउ कोर्ट विल रिस्टोर दैट प्रॉपर्टी फ्रॉम बी टू ए, एंड दिस होल कंसेप्ट इज रेस्टिट्यूशन, राइट. जो प्रॉपर्टी पहले आपके पास थी वो आपसे ले ली गई है और वो किसी और के पास है. अब वापस से आप उस प्रॉपर्टी को पाना चाहते हो, तो जब वो प्रॉपर्टी वापस आपके पास आएगी थ्रू एन एप्लीकेशन व्हेन यू फाइल इन द कोर्ट, दैट इज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज रेस्टिट्यूशन, राइट. सेक्शन 144 में क्या है, मान लीजिए कोई डिक्री या ऑर्डर रिवर्स या फिर मॉडिफाई होती है, जैसे इसमें हुई है ना, अभी रिवर्स हुई थी, पहले बी के फेवर में थी, अब ए के फेवर में आई है, या फिर मॉडिफाई होना, रिवर्स या मॉडिफाई हुई इन एनी अपील और रिवीजन. अपील में हो सकती है, रिवीजन में हो सकती है, और इन एनी अदर प्रोसीडिंग, या फिर जो ऑलरेडी सूट आया हुआ था उसको सेट असाइड कर दिया गया है, देन क्या होगा, आप कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में जाएंगे, मतलब जहां पर ओरिजिनल सूट फाइल हुआ था वहीं पर जाएंगे. यहाँ पर क्या हुआ था, सपोज फर्स्ट कोर्ट में आपकी हियरिंग हुई थी, अपील आपने सेकंड में करी, सेकंड में फेवर में किसके डिसीजन आया, ए के, तो ए किस में जाएगा, फिर से फर्स्ट कोर्ट में, दैट इज फर्स्ट इंस्टेंस. तो एप्लीकेंट विल गिव एन एप्लीकेशन किस चीज के रिस्पेक्ट में, दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है फॉर रेस्टिट्यूशन और टू रीस्टोर, उसको दोबारा से मुझे दीजिए. नाउ कोर्ट कैन गिव यू अपॉन इट्स डिस्क्रिशन, ये नहीं है कि जैसे ही आपने एप्लीकेशन दी तुरंत ही प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, नहीं, इट विल बी अपॉन इट्स डिस्क्रिशन. अलोंग विद प्रॉपर्टी आपको कंपनसेशन भी मिलेगी, कोई अवार्ड होगा वो भी मिलेगा, या कोई जो आपको डैमेजेस हुए हैं वो होंगे, प्लस आपको इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, जितने टाइम पीरियड वो आपसे प्रॉपर्टी अलग रही है, तो क्या होगा, दैट प्रॉपर्टी प्लस अवार्ड्स प्लस एनी डैमेजेस प्लस इंटरेस्ट, ओके, ये सब आपको मिलेंगी, एंड एनी कंपनसेशन इफ इट वाज देयर. ऑल राइट. अब क्या बात होती है, दैट कोर्ट कैन गिव यू दिस अपॉन द डिस्क्रिशन. ये चीज याद रखिएगा कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है रेस्टिट्यूशन की. नाउ एक्टिस क्यूरे नेमिनम ग्रेविट,
दैट इज, आपने ये मैगजीम सुना होगा, मैंने स्टार्टिंग में एक मैगजीम्स का करवाया था। बच्चे आप क्या कीजिए, जस्ट सब्सक्राइब दिस। क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी रिसेंटली जो भी आपको सेशंस चल रहे हैं, ताकि आपका सीपीसी पूरा रेडी रहे। एंड ये हम ऑलरेडी एक सेशन इस पे हम बना चुके हैं वीडियो, जिसमें हमने सारे मैगजीम्स समझे हैं। सो एक्टस क्यूरे नैमिनम ग्रेविड एक मैगजीम है, और इसमें क्या था, दैट इज एन एक्ट ऑफ कोर्ट शेल हार्म नो वन। जो कोर्ट्स का एक्ट था या जो कोर्ट का डिसीजन था उससे किसी को हार्म ना हो। दैट इज, जो प्रॉपर्टी ए को मिलनी चाहिए थी वो बी को मिल गई है, तो अब जो हार्म ए को हुआ है, कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो उस हार्म को कवर करके दे, इसलिए ये सब चार्जेस ए को मिलेंगे। राइट, आपका एक केस है, जाकर उस जितने भी आपके इससे रिलेटेड है रेस्टिट्यूशन से, उनको पढ़िए। आपको समझ आएगा कि रेस्टिट्यूशन में नॉट ओनली द इमूवेबल प्रॉपर्टी और द प्रॉपर्टी इन द इशू वो मिलती है, अलोंग विद दैट अदर कंपनसेशन चार्जेस भी वापस से पर्टिकुलर पर्सन को मिलते हैं जिसके फेवर में डिक्री आई है। राइट, अब क्या है, सेक्शन 144 जो है, इट्स नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली मेंशन है, मतलब हर सिचुएशन में मेंशन नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है दैट रेस्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है, इट कैन अप्लाई इट्स इनहेरेंट पावर्स टू ग्रांट द रेस्टिट्यूशन ऑल्सो। ओके, अब आ जाती है बात, क्या क्या ऐसी कंडीशंस हैं फॉर रेस्टिट्यूशन जो फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट, एप्लीकेशन मस्ट बी अगेंस्ट सम डिक्री या ऑर्डर, मतलब यहाँ पर जो फर्स्ट कोर्ट ने डिक्री पास की थी उसी के अगेंस्ट आपने अपील की, उस अपील के थ्रू आपका जो आया है फेवर में डिसीजन, उस अपील के थ्रू आया है, तो मतलब वहां पर ऑलरेडी क्या था, एक डिक्री या ऑर्डर होना चाहिए। फर्स्ट, ओरिजिनल डिक्री या ऑर्डर हैज बीन मॉडिफाइड एंड रिवर्स्ड, ये मैंने लिखा है, डिसीजन रिवर्स या मॉडिफाई होना चाहिए। एप्लीकेंट मस्ट बी एंटाइटल फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसने अप्लाई किया है उसको बेनिफिट ऑफ प्रॉपर्टी मिलना चाहिए। देन, रिकवरी फ्रॉम एमोनियर्स जजमेंट, जो आपने रिकवरी की है वो पहले वाली जो जजमेंट थी, जो रॉन्ग जजमेंट थी, उसके थ्रू आई है। then the benefit of that erroneous judgment is enjoyed by one party, right? जो ये erroneous judgment हुई थी, erroneous judgment की वजह से जो benefit था या जो enjoyment थी, that was by other party, like B ने उसको enjoy किया है। next, now that erroneous judgment is modified and reversed, जो ये reverse या modify की गई है वो erroneous judgment ही की गई है ना, फर्स्ट को एरोनियस जजमेंट बोलेंगे। नाउ इट इज ऑब्लाइज्ड अपॉन कोर्ट, ऑब्लाइज्ड मींस इट्स द ड्यूटी अपॉन द कोर्ट टू एक्सरसाइज रेस्टिट्यूशन एंड देन नो मोर टू बी इट्स डिस्क्रिशनरी पावर। जब आप ये सारी कंडीशंस फुलफिल करके दिखाएंगे कोर्ट को कि ये सब हुआ है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोर्ट इज ऑब्लाइज्ड। ऑब्लाइज्ड मीन्स अब वो ड्यूटी बाउंड है कि वो रेस्टिट्यूशन करे, अब उसकी डिस्क्रिशनरी पावर खत्म हो गई है। ऑलराइट, इट्स कंपल्सरी कि अब तो कोर्ट को आप ये रेस्टिट्यूशन पास करनी ही पड़ेगी। रेस्टिट्यूशन जो है, इट कैन बी क्लेम्ड ओनली अगेंस्ट द पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पार्टीज एंड नॉट अगेंस्ट द श्योरिटीज। मतलब यहाँ पर जो था ए बी के अगेंस्ट ही यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, बी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नॉट अगेंस्ट हिज श्योरिटीज। ऑलराइट, देन नेक्स्ट थिंग इज that not maintainable against the property of auction and also not from the buyer who bona fidely purchased that property from the auction। यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा है, श्योरिटीज के अगेंस्ट नहीं, देखिए किस किस के अगेंस्ट आप क्लेम नहीं कर सकते, नॉट अगेंस्ट द श्योरिटीज। देन बाय चांस बी ने वो प्रॉपर्टी, जब तक उसके फेवर में वो डिसीजन रहा है, उसने ये बाय चांस सपोज करो सी को बेच दी, सी ने बोनाफाइडली वो प्रॉपर्टी खरीद ली, और सी को यहाँ पर पता है कि प्रॉपर्टी का ओनर बी ही था, उसको अभी तक रियल इशू का नहीं पता है, तो यहाँ पर सी क्या है, बोनाफाइड बायर, तो यहाँ पर ए सी के अगेंस्ट भी क्लेम नहीं कर सकता। इट मीन्स कि बोनाफाइड बायर के अगेंस्ट भी आप नहीं जा सकते, इन लोगों के खिलाफ आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, राइट? या फिर आपने लाइक बी ने वो प्रॉपर्टी थ्रू ऑक्शन किसी को दी है, उनके अगेंस्ट भी आप क्लेम नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन इज, इन विच कोर्ट एप्लीकेशन इज मेड, ये रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन कहाँ
दी जाएगी। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था अपील, सेकंड कोर्ट से बाय चांस अपील हुई है तो इन केस ऑफ अपील या कोई रिवीजन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस जहां पर ऑलरेडी ही केस फाइल हुआ था वहां से ही आप इस एप्लीकेशन को डालोगे। नेक्स्ट, अगर देयर वाज अ सेट असाइड हो गया है या कोई सेपरेट सूट फाइल हुआ है, देन कोर्ट कौन सी होगी, कोर्ट जो ये एप्लीकेशन होगी इट विल बी एट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑल्सो। यहाँ पर भी आप जिस फर्स्ट इंस्टेंस की कोर्ट होगी वहीं जाओगे। इफ पावर ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इज नॉट देयर, अगर उनकी पावर नहीं है, देन दी कंकरेंट कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन के पास आप जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ सेक्शन 144। इसका क्या आपको नेचर, क्या कैरेक्टरिस्टिक पता लगी है? देखिए, इट मींस प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 144 आर एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। ये एग्जीक्यूशन है ना, एग्जीक्यूट करवाते हैं ना, यहाँ पर एक एक्शन हो रहा है। सो रेस्टिट्यूशन एक एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है। ऑल राइट, एंड यस यहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है बिकॉज ये एक एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग है। और हमने जब एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पढ़ी थी ऑर्डर 21 में, वहां पर पढ़ा था कि रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है एंड सेम में रेस्टिट्यूशन पे भी रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। All right, on this, so it will apply on section this 144 also and not on technical rejection but only on the merits, सिर्फ merits पे, right? And if restitution is applied then no separate suit be brought। आप कोई separate suit नहीं लेके आओगे, उसी के थ्रू ही आपको रेस्टिट्यूशन उसी एप्लीकेशन उसी सूट के अंदर अप्लाई करना है। कोई अलग से आपको सूट नहीं डालना है जब आप रेस्टिट्यूशन करवाना चाहते हो। This section 144 shall be deemed decree and therefore it is appealable as well as revisable। So ये जो restitution by chance restitution करवाना चाहते तो B can now go for appeal as well as revision। All right, so this is all about section 144 restitution। I hope you understood the topic। मैंने आपको बहुत डीपली हर बात समझाई है, एग्जाम्पल के साथ आपको बताया है क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, रेस्टिट्यूशन किन पार्टीज पर अप्लाई नहीं होता है, किस कोर्ट में आपको जाना है, रेस्टिट्यूशन में आपको प्रॉपर्टी के साथ कौन से चार्जेस मिलेंगे, वेदर रेस जुडिकाटा अप्लाई और नॉट, क्या जो दूसरी पार्टी है वो अपील और रिवीजन के लिए जा सकती है कि नहीं जा सकती। सो ऑल दिस मेक्स दिस टॉपिक important one। Go through it, read the landmark judgments। Until then, keep reading, keep watching, keep sharing। Thank you।